आज के 12th क्लास में एक महत्वपूर्ण प्रश्न बताने के लिए मैं जा रहा हूं और यह जो प्रश्न है, प्राचीन भारत में मंदिर निर्माण करने की कौन-कौन सी शैली थी? मतलब किस-किस तरह से मंदिर बनाए जाते थे प्राचीन काल में? समझ रहे जी? ऐसे तो मंदिर निर्माण करने की तो बहुत सारी शैलियाँ हैं, बहुत सारी शैली विकास हुई थी, लेकिन आज के हम कुछ महत्वपूर्ण शैली के बारे में बताएँगे। खास करके नागर शैली के बारे में, फिर नागर शैली के बाद हम इसमें बताएंगे बेसर शैली के बाद फिर एक द्रविड़ शैली। ये 3 शैलियों में भारत में सबसे ज़्यादा मंदिरों का निर्माण किया गया था। समझ रहे जी? तो आज का प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न है कि प्राचीन भारत में मंदिर निर्माण करने की शैली, किस-किस शैली से मंदिर को निर्माण किया जाता था? समझ रहे जी? इसमें 1-2 राजा का नाम भी मिलेगा, क्या जानते हो? इसमें एक राजा का नाम मिलेगा जो है द्रविड़ शैली में है, नरसिंह वर्मन की मतलब जो पत्नी जो थी ना, तो नरसिंह वर्मन ने एक मंदिर बनाया था द्रविड़ शैली में। वो पत्नी के आग्रह पर उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। नरसिंह वर्मन ने पत्नी के आग्रह पर, समझ रहे हैं जी? देखो कितना अंतर है। उस जमाने की राजा रजवाड़े की पत्नियां आग्रह भी करती थी तो कितना शानदार आग्रह करती थी। क्या बड़े बड़े मंदिर का निर्माण हो गया पत्नियों के आग्रह करने पर। आजकल की पत्नियां अपन एजी से क्या चीज आग्रह करती है? एजी जानते हैं मम्मी थोड़ी सी बीमार है, थोड़ा ले चलिए ना, ये आग्रह करती है। जानते हैं जी, मेरा भाई संजला जो है ना सब बहुत बदमाश है, थोड़ा सा कहीं होकर नौकरी चाकरी देख देते हैं ना, ये सब आग्रह करती है। लेकिन उस राजा जमाने की पत्नियां देखिए क्या क्या चीज आग्रह करती थी, है ना। चलिए आज हम पहले बताते हैं नागर शैली के बारे में। किसके शैली? नागर शैली, ठीक है। नागर शैली के बारे में हम आपको पहले आज हम बताएंगे कि नागर शैली में किस प्रकार से मंदिरों का निर्माण किया जाता था। नागर शैली में, समझ गए जी? देखिए यहाँ पर 3 तस्वीर, यहाँ पर तीनों शैलियों की यहाँ पर तस्वीर लगी हुई। इसमें से नागर शैली ये है ना जी? ये नागर शैली की मंदिर है। इस नागर शैली की मंदिर इसमें लिखवाया गया कि इसकी क्या विशेषता होती है। तो इस नागर शैली के बारे में आपको बताएंगे हम, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है क्या जी? नागर शैली में इसकी जो शुरुआत हुई थी, कब? इसकी शुरुआत हुई थी 7वीं शताब्दी में। कब शुरुआत हुई थी? नागर शैली की शुरुआत कब हुई थी? 7वीं शताब्दी में। किस राजवंश ने? पल्लव राजवंश। कब? राजवंश किसने शुरू किया था? पल्लव राजवंश ने शुरू किया था। शुरू किया था पल्लव राजवंश ने। किसने? पल्लव राजवंश ने। क्योंकि ये सब राजवंश है, चोल, चेर, पांडे, ऐसा सब क्या जानते हो? पल्लव, ये सब राजवंश है उस जमाने के, प्राचीन जमाने के। इस नागर शैली के मंदिर के निर्माण की शुरुआत किसने की थी? पल्लव राजवंश ने। लेकिन इसका जो विकास जो हुआ, मतलब सबसे अधिक जो इसका जो डेवलपमेंट हुआ है ना, विकास जो हुआ, किसने किया इसका सबसे अधिक जो विकास जो किया जानते हो? इसका विकास किया चोल वंश ने। किसने विकास किया था? चोल वंश ने। यहां पर आप देख रहे हैं नागर शैली की एक, यहां पर हमने यहां पर आपको एक चित्र दिया हुआ है। नागर शैली की ये चित्र है, समझ रहे हैं? इसमें भी हम बताएंगे कि इसकी क्या विशेषता है। समझ गए जी? ये 3 चीज को समझ गए ना। नागर शैली का विकास कितवीं शताब्दी में हुई थी? 7वीं शताब्दी में। किस राजवंश में हुआ था? लेकिन सबसे अधिक विकास किस राजवंश में हुआ? चोल राजवंश में हुआ था। समझ रहे हैं जी? यहां तक आपको बात समझ में आ गई? अब चलिए आपको इसमें बताएंगे कि ये निर्माण किस प्रकार से होता था, निर्माण किस प्रकार से किया जाता था। इसका निर्माण जो होता था चबूतरों पर। चबूतरों, किस पर? चबूतरों पर। चबूतरा समझता है जी? चबूतरों पर। देखिए ये जो है ना, ये नागर शैली वाला बता रहे हैं। नागर शैली की ये जो मंदिर जो है, इस शैली में जो मंदिर जो बनाई जाती थी, चाहे नागर शैली की बात कीजिए, चाहे द्रविड़ शैली की बात कीजिए, चाहे फिर बेसर शैली की बात कीजिए, उस जमाने में जो मंदिर जो बनाया जाता था
वो ऊंचे स्थान पर बनाया जाता था। मतलब पहले, सबसे पहले चबूतरा का निर्माण किया जाता था। ये सब जितना भी है ना, देखिए इसमें आपको चबूतरा दिख रहा है ना, ये चबूतरा टाइप का ना, पहले चबूतरा को बनाया गया, उसके बाद इस पर मंदिर का स्ट्रक्चर निर्माण किया गया है। पहले के जमाने में इसी प्रकार से मंदिर बनाई जाती है, चबूतरे पर सब। अभी जिस प्रकार से जमीन को कोड़ करके बुनियाद को उठाई जाती है ना, लेकिन उस वक्त नहीं, पहले चबूतरा को बनाया जाता था, चबूतरे के ऊपर मंदिर का स्ट्रक्चर्स बनाया जाता है। चाहे वह नागर शैली की बात कीजिए, चाहे ये द्रविड़ शैली की, चाहे फिर बेसर शैली के, सब चबूतरा पर ही बनाया जाता था। इसकी विशेषता, उस जमाने के मंदिर किस पर बनाए जाते थे? सबसे पहले चबूतरों पर बनाया जाता था। समझ गए जी? चबूतरों पर बनाया जाता। चबूतरा को वेदी भी कहा जाता था। क्या चीज? वेदी। चबूतरा को क्या कहा जाता था? वेदी। मतलब ये जो है ना, ये जो चबूतरा जो बना हुआ है, इसको चबूतरा भी आप कह सकते हैं और इसको वेदी भी कह सकते हो। समझ में आ रही बात? वेदी भी कह सकते हैं, इसको क्या कहते हैं? वेदी भी कहते हैं। अब देखिए इसमें यहाँ पर इस मंदिर की आप खास विशेषता इसमें क्या है कि एक विशेषता चबूतरा के बारे में बताया। अब इसकी विशेषता नागर शैली की जो मंदिर है, इसकी विशेषता के बारे में आपको मैं बता रहा हूं। इसकी विशेषता गर्भगृह, क्या है जी? गर्भगृह। हाँ, गर्भगृह। यहां पर आप तस्वीर में आइए, ये जो नागर शैली जो मंदिर जो होता था, गर्भगृह इसमें होता था। गर्भगृह देखिए यहां पर लिखा हुआ है, ये गर्भगृह है। समझ रहा ना? गर्भगृह। गर्भगृह का मतलब क्या होता है? ये जो है ना, यहां पर गर्भगृह है, ये क्या है? गर्भगृह। गर्भगृह का मतलब होता है मंदिर का, पूरे मंदिर का जो सबसे मुख्य केंद्र बिंदु जो होता है, जहां पर मतलब भगवान की मूर्ति को जहां पर असल रूप में स्थापित किया जाता है ना, तो उसको क्या कहते हैं? गर्भगृह कहते हैं। तो ये नागर शैली में मंदिरों की एक क्या विशेषता थी? इसमें गर्भगृह होता था। क्या होता था? गर्भगृह का मतलब समझ गया ना? इसमें गर्भगृह होता था। गर्भगृह के ऊपर क्या होता था? गर्भगृह के ऊपर देखिए, इसके ऊपर, अब यहां पर आप देख लीजिए कि ये जो गर्भगृह है, गर्भगृह के ऊपर क्या होता था? शिखर। क्या होता था? यहां पर गर्भगृह है, गर्भगृह के बाद क्या है? शिखर। शिखर के बाद क्या है? आमलक। आमलक, ये मंदिर की डिजाइन की बात है, आमलक है ना। और आमलक के ऊपर फिर यहां पर देखिए कि कलश है। ये कलश का जैसा दिखता है कि नहीं, सो बता तो? ये कलश का जैसा दिखता है ना, कलश है। फिर कलश के ऊपर क्या है? ध्वज है। तो ये नागर शैली की मंदिर इसी प्रकार से बनाई जाती थी। बात समझ में आ रही है ना? गर्भगृह। गर्भगृह के बाद शिखर। शिखर के बाद क्या होता था? आमलक। आमलक के बाद क्या है? कलश। कलश टाइप का है ना डिजाइन, कलश। कलश के ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर क्या है कि ध्वजा लगा हुआ है ना। ध्वज का मतलब समझते हैं ना? झंडा लगा हुआ है। ये बात समझ में आएगी कि ये किसकी विशेषता है? नागर शैली की विशेषता है। समझ में आ गई जी? नागर शैली की विशेषता। इसमें चलिए मैं आपको इसमें कुछ उदाहरण मैं आपको बता देता हूं कि आखिर भारत में ऐसे कौन कौन से किस किस क्षेत्र में इस प्रकार के मंदिर पाए जाते हैं, कहां कहां पर मंदिर ये नागर शैली की पाया जाता है। उड़ीसा को गया है? लिंगराज टेम्पल का नाम सुने हैं? कोणार्क मंदिर का नाम सुने हैं? कोणार्क मंदिर, ये सब के सब द्रविड़, ये सब के सब की शैली में मंदिर बना हुआ, जानते हैं? नागर शैली में ये सभी मंदिर बने हुए हैं। कौन कौन सा? अब यहाँ पर हम आपको कुछ बता रहे हैं, जैसे खजुराहो। खजुराहो कहाँ पर है? खजुराहो कहाँ है? खजुराहो एमपी में है। किस शैली में बना हुआ है? नागर शैली में बना हुआ है। खजुराहो का मंदिर किस शैली में है? नागर शैली में। उड़ीसा में जो लिंगराज है, लिंगराज टेम्पल। फिर क्या है? कोणार्क है ना जी, कोणार्क। जो कोणार्क जो मंदिर है किस शैली में है? नागर शैली में है। लिंगराज टेम्पल किस शैली में है? नागर शैली में। समझ रहे हैं जी? कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये सभी सब कहां पर है, जानते हैं? सब कहां पर है? ये दोनों कहां पर है? उड़ीसा में। समझ रहे हैं जी? ये कहां पर है? सब उड़ीसा में है। समझ गए जी? ये सभी सब उड़ीसा में है। दिलवाड़ा, कौन सा? दिलवाड़ा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर है, जानते हैं? राजस्थान में। किस शैली में बना हुआ है? नागर शैली में बना हुआ है। दिलवाड़ा का मंदिर किस शैली में? गुजरात में एक सोमनाथ मंदिर है, कौन सा? सोमनाथ। सब नाम सुने हैं ना जी? सोमनाथ मंदिर है, किस शैली में बना हुआ है? नागर शैली में बना। बात समझ में आ गई?
ये मंदिर निर्माण करने की ये शैली थी प्राचीन काल में। क्या क्या होता था? 7वीं शताब्दी में बना हुआ था। हम छोटा छोटा प्रश्न आप लोगों को पूछते हैं, ठीक है। नागर शैली का विकास कितवीं शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में। किस राजवंश में हुआ था? विकास किस राजवंश में सबसे अधिक हुआ? नागर शैली में चबूतरों पर निर्माण किया जाता था मंदिर का, ठीक है। खजुराहो कहां पर है? मध्य प्रदेश में। किस शैली में मंदिर है वह? लिंगराज टेम्पल, कोणार्क, दिलवाड़ा का जैन मंदिर राजस्थान। किस शैली में? सोमनाथ का मंदिर गुजरात में। किस शैली में? नागर शैली में। बात समझ में आ गई? पक्का? अब दूसरा मैं बताता हूं आपको, समझ रहे ना जी? चलिए अब मैं दूसरा बता रहा हूं। दूसरा, अब इसमें मैं दूसरा बता रहा हूं, ठीक है। ये हो गया, ये आपको समझ में आ गया ना पूरी तरह से, ठीक है। अब इसमें आप देखिए द्रविड़ शैली। कौन सी शैली? द्रविड़ शैली के बारे में आप जानिए। द्रविड़ दक्षिण भारत में इस शैली का विकास होने के कारण, दक्षिण भारत में, कहां? दक्षिण भारत में इस शैली का विकास होने के कारण मंदिर निर्माण की इस शैली को क्या कहा गया? द्रविड़ शैली कहा गया। समझ गए जी? किस क्षेत्र में विकास हुआ इसका? दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली में किस क्षेत्र में विकास हुआ इसका? दक्षिण भारत में। खास करके कहां पर जानते हो? तमिलनाडु के क्षेत्र में। कहां पर? तमिलनाडु। ये जो उधर जो चेन्नई तरफ आंध्र प्रदेश है, सब तमिलनाडु जो क्षेत्र जो पड़ता है ना, उस क्षेत्र में उन सभी दक्षिण भारत में जितने भी सारे जो मंदिर जो पाया जाता है ना, किस शैली में सबसे ज्यादा मंदिरों का निर्माण हुआ है? द्रविड़ शैली में। द्रविड़ शैली का मंदिर का निर्माण भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक है? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत के कौन कौन सा राज्य है जरा बताओ तो, दो चार ठो। हाँ बताते जाइए। यह मंदिर सबसे ज्यादा कहां पर है? दक्षिण भारत के तमिलनाडु, है ना जी? तमिलनाडु क्षेत्र में सबसे ज्यादा, तमिलनाडु क्षेत्र में यह मंदिर सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसका विकास कब हुआ था जानते हैं? 8वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में किस मंदिर शैली का निर्माण हुआ था, विकास हुआ था? द्रविड़ शैली। बता रहे ना जी? कौन सी शैली की? द्रविड़ शैली की। इसके निर्माण में किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? तो चोल राजवंश ने। किसने? चोल राजवंश ने इसका विकास किया था, क्योंकि चोल, चेर, पांड्य ये सब दक्षिण भारत के ही सब शासक में। समझ में आया जी? चोल राजवंश में इस काल इसमें विकास हुआ था। और ये जो चोल राजवंश में एक राजा हुआ था नरसिंह। कौन सा? नरसिंह वर्मन, ठीक है। नरसिंह वर्मन ने द्रविड़ शैली में एक मंदिर का निर्माण किया है। किसने? नरसिंह वर्मन। द्रविड़ शैली में इन्होंने दक्षिण भारत में एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया है, जो अपनी पत्नी के आग्रह पर करवाया था। समझ रहे जी? अपनी पत्नी का आग्रह। देखिए पहले के राजा जमाने के पत्नियों का आग्रह भी कितना शानदार होता था, है ना जी? क्या मांगती थी अपने पति से? ये जी जरा एक ठो मंदिरवा जरा बनवा देते ना। और आजकल की पत्नियां क्या चीज आग्रह करती? ये जी जानते हैं, परसों दिन नहीं गए थे बाजार, तो देखे थे वो दुकान में एक ठो बड़ा सुंदर साड़ी देखे थे, जरा ये कर देते ना। तो गजब के आग्रह आजकल के लोग करती है। लेकिन उस जमाने की पत्नी लोग देखिए कितना शानदार आग्रह करती है। जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं तो नहीं, जो आग्रह करती है वो दुकान में बहुत सुंदर एक तो देखे थे सलवार सूट था जी, जरा ला देते ना तो बड़ा अच्छा रहता। ये कौन तो याद करेगा? वो पत्नी ने, नरसिंह वर्मन की पत्नी ने आग्रह किया तो उसने मंदिर बनवाया। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं, माथा फोड़ रहे हैं कि पढ़ क्या कर चलते? नरसिंह वर्मन की पत्नी के चलते ना, नहीं तो शायद वो एको मतलब कोई मंदिर उंदिर नहीं बनवाया रहता। कितना शानदार आग्रह करती थी। आजकल की पत्नियां आग्रह करती है, विग्रह करती है, विग्रह। आजकल के हालांकि पत्नी तो पत्नी कम पनौती ज्यादा होती है। देखिए सीखिए इन सभी चीजों से। क्या जी? समझ गया जी? पत्नी के आग्रह पर नरसिंह वर्मन ने
पत्नी के आग्रह पर नरसिंहवर्मन में द्रविड़ शैली में एक मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन सी? द्रविड़ शैली में। यहाँ पर देखिए द्रविड़ शैली में यहाँ पर मंदिर का हमने यहाँ पर चित्र लगाया हुआ है द्रविड़ शैली में, ठीक है, द्रविड़ शैली में। इसकी क्या विशेषता आगे हमें भी हम बताएंगे आपको। तो द्रविड़ शैली का विकास किस क्षेत्र में? अरे बोलो ना जी। दक्षिण भारत के क्षेत्र में। कितवीं शताब्दी में? 8वीं शताब्दी में। किस राजवंश में? चोल राजवंश। नरसिंहवर्मन किस राजवंश का शासक था? चोल राजवंश का शासक था। इसकी पत्नी ने आग्रह किया और एक बहुत ही शानदार मंदिर का निर्माण कर दी, बड़कंग प्रांगण के साथ एकदम। क्या जी? ठीक है जी, समझ में आ गया? देखिए इसमें हमने क्या इधर उधर देख रहे हो जी? देखिए नागर शैली में हमने अभी पहले बताया कि इसमें कलश होता था। कलश है ना जी? कलश होता था। लेकिन द्रविड़ शैली में कलश के स्थान पर स्तूपिका, कलश के स्थान पर क्या है? स्तूपिका। देखिए यहां पर हमने लिखा है, उस पेन से लिखा है स्तूपिका। इसमें यहां पर देखिए सबसे ऊंचे स्थान पर कलश होता था ना, तो इसको नागर शैली में सबसे ऊंचे स्थान पर मतलब ध्वज के जस्ट नीचे जो स्थान जो होता था वो कलश की आकृति का होता था। लेकिन द्रविड़ शैली में जो सबसे ऊपर वाला जो चोटी जो ये सब जो है, ये जो है सबसे ऊपर वाला है ना जी, सबसे ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला ये जो है इसको क्या कहते हैं? स्तूपिका। किसमें? द्रविड़ शैली में। लेकिन इसमें क्या कहते थे? कलश कहते थे। ये एक डिफरेंस है। नागर शैली में क्या कहते थे? कलश। लेकिन द्रविड़ शैली में क्या कहते हैं? स्तूपिका। समझ रहे जो बात को? स्तूपिका। स्तूपिका कहाँ होता था? द्रविड़ शैली के सबसे ऊपरी छोर पर जो होता था उसको क्या होता था? स्तूपिका होता था। और यह जो स्तूपिका जो होता था ना काफी ऊंचा होता था। इन सभी मंदिरों की तुलना में अगर देखा जाए सबसे ज्यादा ऊंचा है ना, तो स्तूपिका जो होता था काफी ज्यादा ऊंचा होता था। और द्रविड़ शैली की मंदिर की एक सबसे बड़ी और विशेषता है, द्रविड़ शैली का आप देख रहे हैं कि कितना लंबा चौड़ा क्षेत्र में, अर्थात ये इसका प्रांगण जो होता था, प्रांगण आसपास का जो परिसर जो होता था ना मंदिर का, बहुत विशाल, बहुत बड़ा होता था। जबकि इन सभी का प्रांगण उतना बड़ा नहीं होता था। लेकिन इसका प्रांगण जो होता था ना, क्या होता था? बहुत बड़ा होता था। और इस मंदिर की एक खास विशेषता ये है द्रविड़ शैली की, जो प्रवेश द्वार जो है, कोई भी मंदिर वगैरह घर द्वार कुछ भी बनाते हो, घास फूस का भी अगर एक झोपड़ियों बनाते हो तो प्रवेश द्वार रखते हो ना जी, प्रवेश द्वार। तो इसका जो प्रवेश द्वार जो होता था, प्रवेश द्वार गोपुरम, प्रवेश द्वार को क्या कहते थे? गोपुरम कहते थे। लिखा है ना, प्रवेश द्वार को क्या कहते थे? गोपुरम कहते थे। समझ गए जी? क्या कहते थे? गोपुरम। और इसका जो गोपुरम अर्थात प्रवेश द्वार जो होता था बहुत बड़ा होता था। किसका? द्रविड़ शैली का बहुत बड़ा होता था। बात को समझ में आ गई? अब यहां पर देखिए इस द्रविड़ शैली में मंदिर का जो डिजाइन जो होता था, बहुत सारे कक्ष होते थे। ऐसा जो दिख रहा है ना, ऐसा जो दिख रहा है कक्ष है। कक्ष का मतलब क्या है? कि कमरा है। समझ रहे हैं जी? ये सब क्या है? कक्ष है। ये सब क्या है? कक्ष है। और इन सभी में कोई कक्ष आपको दिखता है? नहीं। इन सभी में कोई कक्ष दिखता है? नहीं। लेकिन द्रविड़ शैली के मंदिर में बहुत बड़ा प्रांगण होता था और बड़े बड़े कक्ष इसमें बनाए जाते थे। यहाँ पर जल कुंड भी होता था स्नान वगैरह करने के लिए। क्या होता था? जल कुंड होता था। और इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें कितने सारे छोटे छोटे मंदिर है ना जी? इसमें छोटे छोटे मंदिर होता था। ये जो विशेषता है किसकी है? द्रविड़ शैली की मंदिर की क्या है? विशेषता। बात समझ में आ रही है? पका, ये द्रविड़ शैली की मंदिर की विशेषता। फिर से मैं एक विशेषता को मैं बता देता हूं। यहाँ पर स्तूपिका कहाँ पर होता था? जो कि नागर शैली में सबसे ऊपर का जो स्थान है, जो इसको कलश कहते थे, लेकिन इसको कलश न कहकर के स्तूपिका कहते हैं। इसका प्रांगण बहुत बड़ा होता था और इसमें कई सारे कक्ष बने हुए, कमरा बना हुआ है। ठीक है, इसमें क्या है? जल कुंड भी है और इसमें छोटे छोटे कई सारे मंदिर उकेरा गया है। छोटे छोटे सारे बहुत सारे मंदिर है। यह द्रविड़ शैली की विशेषता है। समझ रहा जी? ये किस शैली की विशेषता है? द्रविड़ शैली की विशेषता है। और इसके प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? गोपुरम। क्या कहा जाता था?
गोपुरम कहा जाता था। इसका गोपुरम जो होता बहुत विशाल होता। देखिए अब लास्ट वाला में भी यहाँ पर गोपुरम है यहाँ पर, लेकिन इसका गोपुरम, इसका प्रवेश द्वार जितना ज्यादा विशाल था ना, उतना विशाल यहाँ कम है। चल द्रविड़ शैली के जो भी सारे जो मंदिर हैं हमारे देश में, इसका मैं कुछ उदाहरण मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है ना। द्रविड़ शैली के मंदिर का उदाहरण, किसका? द्रविड़ शैली का। बात समझ रहे हैं ना जी। द्रविड़ शैली के मंदिर का कुछ उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें से इसमें कौन कौन सा आ जाएगा? इसमें आ जाएगा मीनाक्षी। कौन सा? मीनाक्षी। मीनाक्षी जो टेम्पल है ना जी, जो मीनाक्षी जो टेम्पल है वह किस शैली में बना हुआ है? मीनाक्षी टेम्पल किस शैली में बना हुआ है? द्रविड़ शैली में बना हुआ है। समझ रहे जी। मीनाक्षी टेम्पल किस शैली में? द्रविड़ शैली में बना हुआ। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ठीक है, ये सब कुछ महत्वपूर्ण है। समझ रहे हैं। चलिए अब मैं आपको बता रहा हूं, हल्ला नहीं करो जी। चलिए मैं आपको बता रहा हूं, अब एक तो अंतिम बचा हुआ है बेसर शैली। कौन सा? बेसर शैली। बेसर शैली। कौन सा? वेसर शैली। वेसर शैली का विकास आखिर किस तरफ से हुआ था? भारत में किन क्षेत्रों में मंदिर निर्माण की वेसर शैली का विकास किन किन क्षेत्रों में हुआ था? समझ रहे जी। वेसर शैली कहां पर जानते हो? विंध्याचल। कहां? विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत का नाम सुने हैं जी? विंध्याचल पर्वत। कहां? विंध्याचल पर्वत से, विंध्याचल पर्वत से कहां तक? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी किधर बहती है? कृष्णा नदी तक। कहां तक था? कृष्णा नदी तक। कृष्णा नदी तक था इसका विस्तार। समझ रहा जी। कहने का मतलब उत्तर भारत से कहां तक? दक्षिण। कृष्णा नदी उधर दक्षिण तरफ बहती है। समझ रहा ना जी। तो ये द्रविड़ से, ये बेसर शैली में जो मंदिर का जो विस्तार है, जो बना हुआ कहां? विंध्याचल से कहां तक है? कृष्णा नदी के तट तक फैला हुआ है। इसका जो विकास जो हुआ था उसे जानते हैं कि कब हुआ था? यह 16वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। 16वीं शताब्दी से लेकर के कब तक हुआ था? 18वीं शताब्दी तक हुआ था। कौन सा शैली का विकास? बेसर शैली का विकास। ठीक है। और इसकी खास बात है, इसकी खास बात है, इसको आप कह सकते हैं, ये जो बेसर शैली का ये जो मंदिर जो है ना, इसको आप मिश्रण शैली कह सकते हैं। मिश्रण। क्या? मिश्रण। मिश्रण शैली आप इसको इसलिए कह सकते हैं, मिश्रण। मिश्रण इसको हम लोग इसलिए कहेंगे क्योंकि इस मंदिर का निर्माण, किसका मतलब? बेसर शैली के ये जो मंदिर का जो निर्माण जो है ना, इस मंदिर का निर्माण, इसमें नागर शैली और द्रविड़ शैली, इन दोनों शैलियों का क्या है? इसमें मिश्रण है, मिलावट है। नहीं देखते हैं थोड़ा बहुत मिलता जुलता है कि नहीं? ठीक है। इसलिए बेसर शैली जो है ना, ये नागर शैली और द्रविड़ शैली, इन दोनों शैलियों का क्या है? इसमें मिश्रण है, मतलब क्या है? मिलावट है। समझ रहे हैं। अगर क्वेश्चन आएगा कि नागर शैली और द्रविड़ शैली के मिश्रण से कौन सा शैली का विकास हुआ है, तो बेसर शैली का विकास हुआ है। समझ रहे हैं जी। इसको क्या कहेंगे? मिश्रण शैली भी आप इसको कह सकते हैं। समझ गए। इसको जो निर्माण जो करवाया था राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट शासकों ने, किसने? राष्ट्रकूट शासकों ने, राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। इसका नाम, ये भी दक्षिण भारत की तरफ इसका हुआ था विकास। समझ रहे हैं। राष्ट्रकूट शासकों ने किस मंदिर शैली का निर्माण किया था? बेसर शैली का निर्माण किया था। समझ रहे जी। बेसर शैली का निर्माण किस राजवंश ने किया था? राष्ट्रकूट राजवंशों ने किया था। अब जानते हैं इसके कुछ विशेषता के बारे में। इसमें जानते हैं कि इसका आकार कैसा था, इसका डिजाइन कैसा था, इसका बनावट। सबका देख रहे हैं कि अलग अलग आकार का है ना जी, अलग अलग आकार का है। ये अलग आकार, ये इसका अलग आकार है, इसका अलग। तो इसका आकार, इन दोनों के आकार के बारे में तो हम लोग तो जान गए, लेकिन इसके आकार के बारे में हम लोग जानते हैं ये बेसर शैली का आकार किस प्रकार से था। इसका आधार यहां पर देख लिए। ये जो आधार, आप इसको कह सकते हैं आधार, मतलब ये चबूतरा, चबूतरे के ऊपर बना हुआ ना, चबूतरे के ऊपर बना हुआ ना, तो आधार इसका क्या है कि चबूतरे के ऊपर
इस चबूतरे के ऊपर इसका निर्माण किया जाता था। मतलब पहले चबूतरा बना करके ऊंचा स्थान बनाया जाता था, उसके ऊपर मंदिर बनाया जाता था। समझ रहे हैं बात को? आधार से शिखर तक गोलाकार, यहां से ये जो आधार, ये आधार जो है यहां से इसको आप आधार मानेंगे। चबूतरा के बाद ये क्या है? आधार। आधार से लेकर के शिखर तक, यहां तक शिखर तक है ना, देख रहे हैं कि सब गोलाकार टाइप के है, गोल गोल टाइप का डिजाइन का, या अर्ध गोलाकार या वृत्ताकार टाइप का है ना। लेकिन इन सभी में क्या अर्ध गोलाकार या वृत्ताकार था? इसमें नहीं था, इसमें अर्ध गोलाकार है। ये सब जो गुम्मट टाइप का नहीं, सब अर्ध गोलाकार है, इस प्रकार से है। समझ रहे हैं जी? तो इसका आधार क्या है? चबूतरे पर बना, इसके ऊपर से फिर क्या है? अर्ध गोलाकार या वृत्ताकार रूप में इसका निर्माण किया गया है। समझ गए जी बात को? इसका हम एक दो ठो गोलाकार, कैसा है? थोड़ा अर्ध गोलाकार। कैसा? अर्ध गोलाकार, अर्ध गोलाकार, अर्ध गोलाकार, ठीक है ना? अर्ध गोलाकार मतलब वृत्ताकार था। इसका कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो इस शैली में, जो हमारे देश में जो मंदिर जो बना है, इस शैली में जो मंदिर जो बना है, वैष्णो देवी मंदिर का नाम सुने होंगे आप लोग। वैष्णो देवी बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। क्या? वैष्णो देवी। वैष्णो देवी क्या? वैष्णो देवी। वैष्णो देवी मंदिर कहां पर है जी? वृंदावन। वैष्णो देवी मंदिर कहां पर है? वृंदावन में। वृंदावन कहां पर है? वृंदावन। वृंदावन कहां पर है? मथुरा में नहीं है जी, उत्तर प्रदेश। तो वैष्णो देवी मंदिर जो वृंदावन में है, ये किस शैली में बना हुआ है? बैसर शैली में बना हुआ। बहुत से लोग जाते हैं वृंदावन घूमने के लिए, जाते हैं ना जी। तो वृंदावन में जो मंदिर है, वैष्णो देवी का जो मंदिर है, किस शैली में बना हुआ है? बैसर शैली में बना हुआ है। और कर्नाटक में भी इसके लिए मंदिर है, चालुक्य। क्या? चालुक्य। चालुक्य मंदिर है जो कहां पर है जानते हैं? चालुक्य मंदिर है जो कहां पर है? कर्नाटक में है। ठीक है, कहां पर है? कर्नाटक में है। इसका दो उदाहरण है तो बहुत सारा, लेकिन हमने दो ठो उदाहरण आपको बता दिया। समझ गए बात को? तो यहां पर देख लीजिए, बेसर शैली की विशेषता क्या है? बेसर शैली की विशेषता है कि यह अर्धगोलाकार के रूप में होता है, अर्धगोलाकार के रूप में। हालांकि इसमें भी शिखर है ना, इसमें भी विमान है, इसमें भी क्या है, ये जो है ना मंडप टाइप का बना हुआ ना, ये मंडप है, ये गर्भगृह है। गर्भगृह कहने का मतलब सभी मंदिरों में गर्भगृह। गर्भगृह देखिए यहां पर बताया गया ना कि गर्भगृह है। यहां पर देखिए कि यहां पर मूर्ति पड़ी हुई है। गर्भगृह कहने का मतलब हम बार बार बता रहे हैं, मंदिर का वह सबसे मुख्य केंद्र जहां पर ईश्वरीय शक्ति स्थापित होती है, तो उसको गर्भगृह कहते हैं। यहां पर इसमें भी गर्भगृह है, समझ रहे हैं ना जी? गर्भगृह है। उसके बाद क्या है, ये सब सीढ़ी बनी हुई है। तो इस प्रकार से क्या था, ये बेसर शैली का मंदिर का निर्माण किया गया था। यह है गोपुरम। बेसर शैली में गोपुरम। गोपुरम का मतलब देख रहे हैं यहां पर एकदम किला टाइप का ये बना हुआ है। गोपुरम जो होता था ना, वह मंदिर का प्रवेश द्वार होता था। गोपुरम का मतलब क्या? मंदिर का प्रवेश द्वार। समझ रहे जी? गोपुरम मतलब मंदिर का प्रवेश द्वार। तो इस प्रकार से आज हमने बताया कि हमारे देश में, प्राचीन भारत में, प्राचीन काल में मंदिर बनाने की 3 शैलियां हुआ करती थी। बहुत सारी शैलियां, लेकिन प्रमुख कितने? 3 शैली। कौन कौन सा? नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। ये सबका मैंने उदाहरण भी बताया। और ये प्रश्न 12th क्लास के लिए और बीए पार्ट 1 2 3 इन सभी विद्यार्थियों के लिए, हर एक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए क्वेश्चंस को पूछा जाता है। समझ रहे जी? हमने क्वेश्चन बैंक में देखा कि कई वर्ष तक, मतलब कई वर्ष लगातार भी इस प्रश्न को पूछा गया। इसलिए हमने सोचा कि नहीं, इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा आपको प्रैक्टिकल तौर पर अच्छी तरह से मैं आपको बता दूं। समझ रहे जी? ओके, ठीक।